हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी से अध्याय है 6 वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, तो इससे हम लोग एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल यानी कि क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय है 6 वंशागति के आणविक आधार का अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 आता है, निम्न को नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि देखिए क्या क्या दिया है, एडेनिन, साइटिडीन, थाइमिन, ग्वानोसिन, यूरेसिल व साइटोसिन। ठीक है, तो उत्तर में देखिए आप लोग ऐसे होगा, नाइट्रोजनीकृत क्षार, फिर है एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फिर है यहाँ पे साइटिडीन तथा ग्वानोसिन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चारगाफ के नियम के अनुसार, यहाँ पे A=T तथा G=C। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आगे में, तथा A+G बराबर हो जाएगा T+C के। ठीक है, तो यहाँ पे है दिया गया है साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी 20% होगी। ठीक है, क्योंकि प्यूरिन की मात्रा पिरिमिडिन की मात्रा के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए G+C यहाँ पे 40 हो गया और A+T 100 हो जाएगा। तो 100 में जब 40 को घटाएंगे तो 60% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अतः एडेनिन यहाँ पे 60 को भागा देंगे 2 से। ठीक है, तो बराबर में हो जाएगा 30%। ठीक है, 2 से कट करेंगे तो 30 आएगा ना, तो 30% हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि डीएनए के एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़ने की उतना आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पूरक रज्जु को यहाँ पे अनुक्रम को 5 से 3 दिशा में लिखें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर में लिखेंगे इसका पूरक रज्जु 3 से 5 की दिशा वाला होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, पहले तो है TAC, बीच में G डाल दिया है, फिर से है TAC, फिर से बीच में G डाल दिया, वैसे ही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं TAC G TAC G TAC G। ठीक है, 5 तक। ओके, यानी कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया, और आगे देखिए जितना दिया हुआ था, अतः इस रज्जु का 5 से 3, यहाँ पे 3 है ना, दिशा में क्रम इस तरह से होगा। इसका देखिए उल्टा हो गया, अपोजिट। ठीक है, अंत में देखिए यहाँ पे G था ना, तो G यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दिया, और फिर यहाँ पे देखिए CAT, तो यहाँ पर भी कर दिया CAT, फिर आता है G, तो फिर यहाँ पे G कर दिया, फिर है CAT, तो फिर यहाँ से CAT कर दिया। ठीक है, यानी कि ये जो सीधा क्रम में था, ठीक है, ये उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, इस तरह से उसी का है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है। देखिए किस तरह से लिखा गया है, A के बाद है TGC। ठीक है, फिर है ATG, फिर है CAT, फिर से बाद G के बाद है CAT, फिर है G, फिर CAT, इसी तरह से दिया गया। ठीक है, तो पूछ रहा है दूध RNA के अनुक्रम को लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, यदि कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम निम्नवत हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 दिया गया है, A के बाद यहाँ पे TGCA। ठीक है, फिर है यहाँ पे TGCA, यानी कि पहले T आता है फिर GCA। ठीक है, T के बाद फिर से GCA, तो उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद C3। तो यहाँ पे देखिए अनुलेखन के समय दूध RNA का निर्माण टेम्पलेट रज्जु से होता है, जो कूट लेखन रज्जु का पूरक होता है। इसका अर्थ है 3 से 5 दिशा वाले टेम्पलेट रज्जु का अनुक्रम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही दिया गया है,
यहाँ पे टी है, फिर ए सी जी, फिर से टी के बाद ए सी जी, वही यहाँ पे दोहराया गया। ठीक है, आप लोग इसे बना लेंगे। फिर है अतः इस पर बनने वाले mRNA का अनुक्रम होगा mRNA में टी की जगह यू पाया जाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 5 है ना यहाँ पे, फिर ए के बाद है यू जी सी। ठीक है, फिर से बाद ए के बाद है यू जी सी। ओके, तो इस तरह से आप लोग भी उसके बाद बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये 5 से 3 की दिशा की ओर है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 आता है, डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी यहाँ पे कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, विलिंगसन व फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन आंकड़े के आधार पर वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली प्रतिरूप प्रस्तुत किया। वाटसन तथा क्रिक के प्रारूप में दोनों यहाँ पे है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मध्य क्षार युग्मन की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और यहाँ पे है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये एक दूसरे की पूरक होती है। इस कारण एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्षार क्रमों का ज्ञान होने पर दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्षार क्रमों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके आगे देखिए आप लोग, डीएनए अणु की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं नई श्रृंखलाओं के निर्माण हेतु टेम्पलेट का कार्य करती है। इसके फलस्वरूप संतति डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि पैतृक डीएनए जैसा होता है। प्रतिकृति के पूर्ण होने के पश्चात जो डीएनए अणु बनता है उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित यहाँ पे है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। द्विगुणन की यह प्रक्रिया अर्धसंरक्षी डीएनए प्रतिकृति कहलाती है। ओके, अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 आता है, टेम्पलेट डीएनए या आरएनए की रासायनिक प्रतिकृति व इससे डीएनए या आरएनए संश्लेषित यहाँ पे न्यूक्लिक अम्लों की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए। ठीक है, तो उत्तर में इस तरह से लिखेंगे, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए डीएनए टेम्पलेट, तो उत्तर में आप लोग इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट में डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यानी कि यूकैरियोट व प्रोकैरियोट दोनों में। आगे देखिए सेकेंड में आता है डीएनए निर्भर आरएनए, यहाँ पे पॉलीमरेज डीएनए, यह डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है। प्रोकैरियोट्स में यह सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। ओके, अब देखिए आगे आता है यहाँ पे यूकैरियोट्स में निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, यह राइबोसोमल आरएनए को अनुलेखित करता है। ठीक है, सेकेंड में आता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2, यह संदेशवाहक आरएनए के पूर्ववर्ती विषमांगी केंद्रीय आरएनए अर्थात mRNA के पूर्ववर्ती का अनुलेखन करता है। ठीक है, थर्ड में आता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3, यह ट्रांसफर आरएनए तथा छोटे छोटे केंद्रीय यहाँ पे आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। यह 5 sRNA तथा snRNA का अनुलेखन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे है आरएनए टेम्पलेट। आरएनए विषाणुओं में प्रतिकृतिकरण आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज द्वारा होता है। केवल रेट्रो विषाणु में यहाँ पे सामान्यतः आरएनए का प्रतिकृतिकरण नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 आता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे हर्शे व चेस ने प्रोटीन व डीएनए के बीच के रासायनिक अंतर को इस समस्या के समाधान का आधार बनाया। प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस अनुपस्थित होता है। डीएनए में फास्फोरस अवश्य पाया जाता है लेकिन सल्फर का अभाव होता है। ठीक है,
तो देखिए डीएनए में जो होता है उसमें फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन सल्फर की कमी होती है, ठीक है, समझिए कि नहीं के बराबर ही पाया जाता है। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है, 35S और रेडियो एक्टिव यहाँ पे फास्फोरस यहाँ पे 3⁻²P है शायद, ठीक है, से युक्त दो भिन्न माध्यमों में दो प्रकार के जीवाणु भोजी विकसित किए, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे फर्स्ट में आता है रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में विकसित किए गए जीवाणु भोजियों के प्रोटीन खोल में रेडियो एक्टिव एमिनो अम्ल होते हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए सेकेंड में कहा जा रहा है रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले माध्यम में विकसित जीवाणु भोजी के प्रोटीन खोल में रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं होते, लेकिन रेडियो एक्टिव जीवाणु भोजी S⁻35 तथा P⁻ यहाँ पे 32 युक्त से पुनः सामान्यतः स्कोरिशिया कोलाई, ठीक है, जिसे ई कोलाई भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित किया गया। कुछ समय पश्चात ब्लैडर में इस निलंबन को मध्य कर इनके प्रोटीन खोल आवरण को पृथक कर दिया गया। परीक्षण करने पर पता चला कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस माध्यम में वृद्धि करने वाले जीवाणु भोजी ने अपना 85% जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है जीवाणु कोशिकाओं में पारगत कर दिया, ठीक है, किंतु रेडियो एक्टिव सल्फर माध्यम में वृद्धि करने वाले जीवाणु भोजी रेडियो एक्टिव सल्फर को जीवाणु कोशिकाओं में पारगत नहीं कर पाते, ठीक है। आगे है यहाँ पे इससे स्पष्ट है कि जीवाणु भोजी डीएनए से जीवाणु कोशिकाओं में रेडियो एक्टिव फास्फोरस पहुंचा, अतः प्रयोग से स्पष्ट है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। वहीं पे देखिए प्रश्न संख्या 8 है निम्न के बीच अंतर बताइए। तो देखिए क में आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए, ख है यहाँ पे mRNA और tRNA, ग में है यहाँ पे टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु, ठीक है। तो हम बारी बारी से सभी का अंतर देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आ गए हैं क का उत्तर है पुनरावृत्ति एवं अनुषंगी डीएनए में अंतर, ठीक है। तो आप लोग देखिए, तो पहले हम लोग जानते हैं पुनरावृत्त डीएनए के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन के कोड न करने वाले डीएनए के ऐसे अनुक्रम जो डीएनए में बार बार दोहराए जाते हैं, अर्थात जिनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्त डीएनए कहलाते हैं। सैटेलाइट डीएनए पुनरावृत्त डीएनए का ही एक प्रकार है। यहाँ पे ट्रांसपोजांस व एलु अनुक्रम भी पुनरावृत्त डीएनए के प्रकार हैं, ओके, और ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए का घनत्व मुख्य डीएनए से अलग होता है तथा यह पुनरावृत्त क्रमों से बना होता है। यह हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है, का प्रमुख भाग बनाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे अनुषंगी डीएनए, यानी कि इसके बारे में जानते हैं क्या होता है अंतर। तो जीनोमिक डीएनए के समूह से पुनरावृत्ति डीएनए के समूह से पुनरावृत्ति डीएनए को प्रवणता यानी कि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक करने पर जीनोमिक डीएनए समूह में विभिन्न शिखर बनते हैं। इसमें एक बड़ा शिखर तथा अनेक छोटे छोटे शिखर बनते हैं। इन छोटे छोटे शिखर को अनुषंगी डीएनए कहते हैं कि मानव जीनोम के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। ये अनुक्रम उच्च श्रेणी के बहुरूपता को प्रदर्शित करते हैं। यह फिंगरप्रिंट का आधार होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ख था क्वेश्चन में क ख ग था ना, तो हम लोग ख का उत्तर देख रहे हैं। इसमें कह रहा है mRNA तथा tRNA में अंतर, ओके। तो देखिए यहाँ पे संदेशवाहक RNA, तो यह एक लंबा रेखीय यानी कि लिनियर अणु होता है। केंद्रक डीएनए के अनुलेखन से बनता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में एमिनो अम्लों के निश्चित क्रम में निर्धारित करने की सूचना mRNA में निहित होती है। प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन के लिए एक विशेष mRNA होता है। यह कोशिका के कुल RNA का केवल 3 से 5% होता है, ठीक है। बात करें आगे की, तो यहाँ पे देखिए mRNA अणु अस्थायी व आकार में रैखिक होते हैं।
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बहुलीकरण के तुरंत बाद इसका विघटन हो जाता है। इसके त्रिक कोडॉन बनाते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए, तो यह भी केंद्रक डीएनए के अनुलेखन से बनता है। ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं और राइबोसोम पर स्थित एमआरएनए पर यथास्थान जुड़कर एमिनो अम्ल अणुओं को यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में निर्धारित क्रम में फिट करते हैं। इस कार्य को पूर्ण करने के बाद टीआरएनए पुनः कोशिका द्रव्य में वापस आ जाता है और पुनः अपने कार्य को दोहराता है। 20 एमिनो अम्ल के लिए 20 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। कोशिका के कुल आरएनए का लगभग 15 से 18% टीआरएनए होता है। यह सबसे छोटा आरएनए है जो क्लोवर लीफ के आकार का होता है। इस प्रकार एंटीकोडॉन पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पे ग है। ग का उत्तर, टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डीएनए द्विकुंडली रज्जु होता है। डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुवत्व 3 से 5 की ओर होता है वह टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। इसे बना आरएनए इसका पूरक होता है। ओके, अब देखिए आगे है यहाँ पे, जिस रज्जु का ध्रुवत्व 5 से 3 व अनुक्रम आरएनए जैसा होता है, केवल टी की जगह यू पाया जाता है, अनुलेखन के समय स्थानांतरित हो जाता है। यह किसी के लिए भी कोडॉन का कार्य नहीं करता, इसे कूट लेखन रज्जु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 9 आता है यहाँ पे, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की दो मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। तो उत्तर में लिखेंगे आप, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की दो मुख्य भूमिकाएं की सूची निम्न है। ठीक है, पहला में देखें यहाँ पे राइबोसोम एमआरएनए को जोड़ने के लिए, ठीक है, स्थान उपलब्ध कराता है। इसके कल्पित व यहाँ पे ई व पी स्थल इम्यूनो अम्लों को पास पास लाकर पेप्टाइड बंध बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं तथा दूसरा अग्रलिखित है क्योंकि आगे वाले पेज में लिखा गया था। ठीक है, तो आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पे राइबोसोम पेप्टाइड बंध निर्माण हेतु राइबोजाइम एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। राइबोसोम का ही एक घटक स्मॉल आर आरएनए यहाँ पे है पेप्टिडील, यहाँ पे ट्रांसफरेज का कार्य करता है। जीवाणुओं में 23S आरएनए राइबोसोम होता है। ठीक है, अब आगे देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 आता है, कह रहा है यहाँ पे उस संवर्धन में जहाँ ई कोलाई वृद्धि कर रहा है, ठीक है, या हो लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन कार्य करना क्यों बंद कर देता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, उत्तर में हो जाएगा ओपेरॉन संकल्पना के अनुसार जीन की सक्रियता का नियमन यानी कि अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन द्वारा होता है। ठीक है, लैक्टोज का अपचय करने वाले एंजाइम्स यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोज परमीएज तथा थायोगैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे ट्रांस एसिटिलेज है। इसके संरचनात्मक जिन्स को क्रमशः सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन बाई तथा सिस्ट्रॉन ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के ग्लूकोज व गैलेक्टोज में विघटन का कार्य करता है। परमीएज लैक्टोज अणु के कोशिका में प्रवेश हेतु आवश्यक होता है। लैक्टोज प्रेरक की अनुपस्थिति में रेगुलेटर यहाँ पे जीन एक दमनकारी प्रोटीन बनाता है। यह प्रमोटर से जुड़कर जीन के अनुलेखन को रोकता है, अर्थात लैक ओपेरॉन यहाँ पे काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे माध्यम में लैक्टोज डालने पर, तो माध्यम में लैक्टोज प्रेरक के उपस्थित होने पर यह यहाँ पे प्रोमोटर, ठीक है, कोशिका में प्रवेश करके रेगुलेटर जीन से उत्पन्न
दमनकारी से यहाँ पे बंधित होकर जटिल यौगिक बनाता है। इसके कारण दमनकर ऑपरेटर से बंधित नहीं हो पाता और ऑपरेटर स्वतंत्र रहता है। यह आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर जीन के यहाँ पे समारंभन स्थल से बंधित होने के लिए प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप लैक एमआरएनए का अनुलेखन होता है। यह लैक्टोज अपचय के लिए आवश्यक तीनों एंजाइम्स को कोडित करता है। इस क्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। यह उत्प्रेरण या प्रेरण का उदाहरण है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 आता है। यहाँ पे निम्न के कार्यों का वर्णन एक या दो पंक्तियों से करो। क में है यहाँ पे उन्नायक, जिसे प्रोमोटर कहते हैं। ठीक है, ख में है अंतरण आरएनए यानी कि स्मॉल टी है यहाँ पे और आरएनए, और ग में है एक्जान। ठीक है, तो आइए हम लोग सभी का कार्य देखते हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा क का यहाँ पे उन्नायक। ठीक है, तो यह डीएनए के कुछ अनुक्रम होते हैं जिनसे आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है। ठीक है, यह संरचनात्मक जीन के अनुलेखन को प्रारंभ करता है तथा 5 यहाँ पे दिशा की ओर संरचनात्मक जीन से पहले स्थित होता है। तो ख में आता है यहाँ पे अंतरण आरएनए। ये एमिनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं। एमिनो अम्लों को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाते हैं। इन पर एमिनो अम्ल से जुड़ने का स्थल तथा एमआरएनए के विशिष्ट कोडॉन से जुड़ने के लिए प्रतिकूट होता है। तो देखिए ग आता है यहाँ पे एक जॉन। ठीक है, तो सुकेंद्रीय कोशिकाओं में संकेत सूचनाएं डीएनए में खंडों में बटी होती है। एक जॉन विखंडित जीन के असतत कोडिंग भाग है। इन कोडित खंडों को एक्सॉन कहते हैं। इन खंडों के बीच बीच में अकोडित डीएनए खंड होते हैं, इन्हें इंट्रांस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन एमआरएनए अणुओं के संश्लेषण में सहायक होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 आता है। यहाँ पे मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, हो सकता है आपके आने वाले आगामी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ दे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। उत्तर हो जाएगा मानव जीनोम परियोजना। तो देखिए हम लोग मानव जीनोम परियोजना के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना निम्न कारणों से कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट में है यह यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना थी। इसमें अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर कार्य किया। ठीक है, सेकेंड में आता है यहाँ पे मानव जीनोम के 3 × 10⁻⁹ क्षारक युग्मों को ज्ञात करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। ओके, अब आगे देखें यहाँ पे तीसरा में है यह एक दीर्घावधि परियोजना थी जो सन 1990 में प्रारंभ हुई व 2003 में पूरी हुई। ठीक है, 4 में यहाँ पे इस पर होने वाला अनुमानित व्यय $9 बिलियन था, जो किसी योजना को महापरियोजना बना देता है। ठीक है, 5वां में आता है इस कार्य को अगर पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इसके लिए 1000 पृष्ठ वाली 3300 ठीक है पुस्तकों की आवश्यकता होगी, जिसके हर पेज पर 100 अक्षर क्षारक युग्म हो। ठीक है, छठा यहाँ पे आंसर में इससे प्राप्त विशाल आंकड़ों के संग्रह, पुनर्प्राप्ति व विश्लेषण हेतु हाई स्पीड कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 है डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे डीएनए अंगुली छापी। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलिग यहाँ पे है जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का सिद्धांत, तो उत्तर में यहाँ पे है
आनुवंशिक बहुरूपता जो व्यक्तियों में UNTR के रूप में प्रदर्शित होती है का विश्लेषण ही इस तकनीक का आधार है। UNTR जीनोम का वह स्थान है जहां न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक के बाद एक क्रम में दोहराया जाता है। ठीक है, आगे है जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्यों के DNA प्रारूप भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता। प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा DNA पाया जाता है। DNA के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। DNA के फिंगरप्रिंटिंग द्वारा DNA में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। DNA के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में भिन्नताएं उत्पन्न होती है। इन भिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट की DNA को प्रोब यानी कि परीक्षण करने वाली सलाई की भांति प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे इसमें काफ़ी बहुरूपता होती है। एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं यानी कि बैंड्स के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति यानी कि विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के DNA के क्रम पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं। समरूप जुड़वा के DNA पूर्ण रूपेण समरूप हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे इन पट्टियों का परिचित्र इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे सर्दन ब्लॉटिंग तथा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती है जो कि बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, यहाँ पे है DNA फिंगरप्रिंट बिन उत्तकों, खून, बाल, पुट्टक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग अपराध मामलों जैसे खूनी, बलात्कारी को पहचानने के लिए, पितृत्व के झगड़ों में, पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने आदि में किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते होंगे, फिल्म में भी देखते होंगे। ठीक है, इसका उपयोग होता है DNA का संबंध के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 आता है, निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क में आता है यहाँ पे अनुलेखन, ख में है यहाँ पे बहुरूपता, ग में है स्थानांतरण, घ में है जैव सूचना विज्ञान। ठीक है, तो क में आता है यहाँ पे अनुलेखन। DNA अणुओं से RNA निर्माण अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, DNA अणुओं से RNA निर्माण अनुलेखन कहलाता है। सिंपल सी बात है। प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन के शुरू में प्रोमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल होता है। अतः mRNA का संश्लेषण प्रोमोटर स्थल के समीप स्थित प्रारंभन स्थल से शुरू होता है और समापन स्थल पर समाप्त होता है। DNA का केवल टेम्पलेट रज्जुक इसमें भाग लेता है। कोडिंग रज्जुक विलग रहता है। इस हेतु कुछ आरंभन, क्षारक, ऊर्जा व समापन कारकों की भी आवश्यकता होती है। अब ख में देखें यहाँ पे बहुरूपता। ठीक है, तो जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन आनुवांशिक होता है। विकल्पी अनुक्रम भिन्नता, ठीक है, विभिन्नता जिसे सामान्य रूप से DNA बहुरूपता कहते हैं। ठीक है, मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक स्थल में असंगति मिलने से होती है। आगे की बात करें तो यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इसे DNA बहुरूपता कहते हैं। इस बहुरूपता का आधार पुनरावृत्त DNA है। इसकी संभावना असंकेती या निरर्थक DNA अनुक्रम में अधिक होती है। ठीक है, असंकेती अनुक्रमों में होने वाले उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होकर यहाँ पे है बहुरूपता या विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। यह जाति उद्भव एवं विकास में बहुरूपता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ओके, अब देखिए ग में आता है स्थानांतरण। प्रोटीन संश्लेषण के समय विभिन्न एमिनो अम्लों के अणु निश्चित संख्या में एक निश्चित क्रम में विन्यसित होते हैं। DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में
न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करता है। और आगे देखें यहाँ पे mRNA में स्थित आनुवंशिक कूट त्रिक कोड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एमिनो अम्लों को कोडित करता है। mRNA में न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रमों को एमिनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदलने की क्रिया को स्थानांतरण या अनुवादन कहते हैं, और ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और यह निम्न पदों में पूर्ण होता है। तो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट में है एमिनो अम्ल का सक्रियण, ठीक है। सेकेंड में है tRNA अणुओं से यहाँ पे सक्रिय एमिनो अम्ल एमिनो एसिल एडिनिलेट यहाँ पे संलग्न होकर एमिनो एसिल tRNA का निर्माण करता है। थर्ड में है mRNA का राइबोसोम से जुड़ना। फोर्थ में यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ एवं दीर्घीकरण। पांचवा में है यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। ओके, अब देखिए यहाँ पे घ है जो कि लास्ट है। देखिए यहाँ पे जैव सूचना विज्ञान, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो जीनोम अध्ययन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। और ये एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो यह जीव विज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण किया जाता है। जीनोम के आनुवंशिक व भौतिक नक्शे तैयार किए जाते हैं। इसमें डीएनए अनुक्रमों की पहचान व अभिलेखन करना आदि सम्मिलित है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके भी हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके, ठीक है। तो ये देखिए बन चुका है सभी का क्वेश्चन आंसर। अब हम आगे आने वाली वीडियो में विकास चैप्टर का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, और साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी वो भी तैयार हो चुका है, ठीक है, पीडीएफ भी बन चुके हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है बिल्कुल फ्री में, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग फेयर कॉपी ज़रूर बनाइएगा, इससे ये होगा कि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो आप लोग पढ़ के रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।